नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी हलचल अभी से शुरू हो गई है। हर चुनावी राज्य में ऐसा ही होता है, आप सब जानते हैं। सत्तारूढ़ दल अपनी सरकार बचाने की कोशिश में रहता है और विपक्षी सत्ता में आने की कोशिशें करता है, लेकिन यूपी का मामला इस बार थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी को अपने इस मजबूत प्रदेश में कमजोर होने का डर सता रहा है और उससे भी बड़ा डर यह है कि सीएम योगी बीजेपी संगठन पर भारी पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी आपको याद होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री होने पर उनके खिलाफ कई शिकायतें थी और नाराजगी भी दिखाई दे रही थी। इसीलिए बीजेपी ने अचानक उन्हें हटाने का फैसला ले लिया और तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया। इसके बाद वहां कुंभ भी हुआ, उपचुनाव भी हुए और बीजेपी के माथे पर चिंता की कोई लकीर नहीं दिखाई दी। सब कुछ पहले की तरह हाईकमान के कंट्रोल में रहा, लेकिन यूपी में उत्तराखंड जैसा दांव खेलना बीजेपी हाईकमान के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है। अब तक बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, लेकिन अब बात चल रही है कि यूपी विधानसभा का उत्तर प्रदेश विधानसभा का अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही बीजेपी लड़ेगी। हां, यह बात भी जरूर हो रही है कि योगी कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा और उसमें पीएम मोदी के खास पूर्व नौकरशाह और वर्तमान एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को शामिल किया जाएगा। तो क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सीएम को आगे रखकर या सीएम के आगे लाचार है? तो आइए दोस्तों, आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करें और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दो खास मेहमान। वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पुष्परंजन जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद सीधे लखनऊ से हमारे साथी अवनीश कुमार। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। आप दोनों साथी जो इस वक्त तक जुड़ चुके हैं, आप दोनों का स्वागत है और स्वागत है आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों का जो अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं न्यूज पॉइंट में। और जैसा आप जानते हैं 7 से 8 हम न्यूज पॉइंट लेकर आते हैं और 9 से 10 रात को हम लेकर आते हैं आपके सामने खरी खरी, जिसमें बातें खरी खरी होती हैं। न्यूज पॉइंट में भी बातें खरी खरी ही होती हैं, लेकिन यहां कुछ तासीर और है, वहां कुछ तासीर और है। तो सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो बात चलती आई अभी तक कि सीएम बदले जा सकते हैं, अब बात सीएम के बदलने की न रह करके अब बात हो रही है कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है और खासकर अरविंद कुमार शर्मा को लेकर के एक तरफ जैसे पीएम मोदी जो हैं वो काफी उसमें उत्सुक हैं कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कहीं भी इस जो उनकी खुशी में शामिल होने नहीं देना चाहते। ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ बीजेपी का खेमा जो है, आरएसएस का खेमा जो है, वो क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ के सामने लाचार हो गया है? अमलेंदु जी, आ रही है आवाज? आ रही है जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ के आगे मुझे लगता है कि अब भाजपा जो है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, थोड़ा सा हिंदी में कहें तो। और भाजपा जो है अब वो मजबूर है कि उसे योगी जी की शर्तें मानना होंगी। पहले असल में जो तैयारियां की जा रही थी वो ये समझा जा रहा था कि योगी जी को भी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरीके से डील कर लिया जाएगा, तो वो संभव है नहीं। और यहां मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो काफी कमजोर साबित हुए हैं और कमजोर और आगे होते जाएंगे अब धीरे धीरे। हम लोग बंगाल का जब चुनाव हो रहा था उस समय ये चर्चा कर रहे थे कि बंगाल में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के, तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है एक बड़े उलटफेर के संकेत होंगे और चीजें उठना शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि ये चीजें जो है उत्तर प्रदेश से शुरू हो गई हैं और मोदी भाई को सीधी सीधी चुनौती जो है वो राज्यों की जो सत्ता पर उनकी तरफ से देने का जो क्रम शुरू हुआ है, तो वो योगी जी ने उसकी शुरुआत कर दी है कुल मिला के। अब लोग इसको कहें भले ही ना, भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार भले ही ना करे, ऊपर से ढकने की कोशिश की जाए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने के अंदर योगी जी को जिस तरीके से बेइज्जत करने की राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा कोशिशें की गई और जिस तरीके से चर्चाएं चलाई गई,
तो उससे ये साफ संकेत गया कि मतलब योगी जी को हटाना ही सिर्फ उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनको बेइज्जत करना भी उद्देश्य था। और ये साबित करना भी उद्देश्य था कि मोदी जी जो है वो सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है एकदम, बिल्कुल। तो ये साबित करना भी कुल मिला के रहा होगा। लेकिन अब जिस तरीके से मोदी जी के खिलाफ ही पूरे देश में जो एक लहर उठना शुरू हो गई है, और मोदी जी की अब वो स्वीकार्यता नहीं रह गई है जो पहले थी एक तरीके से, अब वो जिताऊ माल नहीं रह गए हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो है उनके खिलाफ जो है वो आवाजें बुलंद हो रही हैं। और ये उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि योगी जी को हटाने की चर्चाएं जो है वो इस कोरोना काल से पहले भी चल रही थी, और जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया था उस समय ये बड़ी जोर की चर्चाएं थी कि उत्तराखंड के जरिए जो है वो उत्तर प्रदेश को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो संदेश उत्तर प्रदेश तक पहुंचा या ना पहुंचा, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने उस संदेश को ग्रहण करके अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दी दिल्ली को जवाब देने की। और उत्तर प्रदेश ने जो दिल्ली को जवाब दिया, उससे दिल्ली मुझे लगता है कि हिल गई है, और अब दिल्ली के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो लखनऊ की बातों को स्वीकार करे और लखनऊ की शर्तों को माने। अब दिल्ली के सामने मजबूरी ये है कि उसे लखनऊ चाहिए भी है और लखनऊ अपनी शर्तों पे चाहिए है, लेकिन अब वो लखनऊ उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है। और दिल्ली को अगर दिल्ली बरकरार रखनी है तो अमलेंदु जी, आपकी आवाज चली गई अचानक। ये काफी गड़बड़ियां चल रही हैं 2 दिनों से देख रहा हूं। लेकिन सीधे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी जुड़े हुए हैं, पुष्परंजन जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल बहुत सारी बातें अमलेंदु जी कह रहे थे, वो जब जुड़ेंगे दोबारा उनकी बातों को हम आप सबके सामने रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने लाचार है? क्या बेदम हो गई है बीजेपी कि बीजेपी जैसा चाहती थी, बीजेपी के आला कमान जैसा चाहते थे, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? और सिर्फ कैबिनेट, मतलब कि उत्तराखंड को रिपीट करना अगर चाहते थे नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड को रिपीट करना अगर बीजेपी हाईकमान के लोग चाहते थे, आला कमान चाहते थे, या कहें तो बीजेपी संगठन जैसा चाहता था, क्या वो कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? और एक वन साइडेड पहले दिन से देखिए कि जब कहा गया कि मुख्यमंत्री कोई और होगा, कई नाम चल रहे थे उस समय, राजनाथ सिंह का नाम चल रहा था, उसके बाद मनोज सिन्हा का नाम आया, और ये भी तक सुनने में आया कि मनोज सिन्हा को कह दिया गया है। मनोज सिन्हा गए भी, अपने एरिया में भी तमाम जगहों पे मनोज सिन्हा नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी बीच में चला, लेकिन ये लोग किनारे हो गए। और ये कहा जा रहा है कि एक फाइटर स्पिरिट के तहत योगी आदित्यनाथ ने ये कुर्सी छीन ली सबसे, और उस कुर्सी पर विराजमान हो गए। लेकिन क्या कुर्सी छीनना ही सिर्फ एक उनका पिछले 4.5 साल का जो करियर रहा है उसमें ये रहा, या इसके साथ साथ ये भी है कि अब वही जो कुछ भी वहां होना है, करना है, वो अगर यानी कि योगी आदित्यनाथ चाहेंगे तभी होगा, और उनके सामने अब बीजेपी संगठन भी लाचार है, बौना है? क्या कहेंगे पुष्परंजन जी? देखिए, अभी कुछ देर पहले बैठक खत्म हुई जिसमें कि जो संगठन महासचिव बीजेपी के BL संतोष, और साथ साथ जो प्रभारी हैं वहां पर राधा मोहन सिंह, जो मेरे ही जिले से बिलोंग करते हैं, बिहार में जो चंपारण जिला है, इन लोगों से इंटरेक्शन से पता चलता है कि सारा कुछ तो खोल के मुट्ठी नहीं रखते ये लोग, लेकिन तमाम जो MLA MLC और मंत्री जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं उनसे इन्होंने बात की, समीक्षा की, लेकिन उस बंद मुट्ठी को खोला नहीं। इनके जो 2-3 मंत्री हैं जो राज्य में हैं, मोहसिन रजा जैसे हो गए, या फिर ब्रजेश पाठक हैं। ब्रजेश पाठक ने तो साफ साफ कह दिया मीडिया जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हो रहा है। और उसी तरह से बाकी जो मोहसिन रजा या दूसरे जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपनी जुबान खोली और यही कहा कि सिर्फ समीक्षा वहां पर हुई है कि भाई कोरोना से कैसे आगे निपटा जाए, या जो पंचायत के जो चुन के आए जो प्रतिनिधि उसमें अध्यक्ष किससे कैसे क्या बनाया जाए, उस सेटअप पे बातचीत हुई। थोड़ा बहुत हम लोगों ने आपस में रणनीतियों की चर्चा की है, मगर जरा भी कि भाई किसे क्या तकलीफ थी, किसने किन किन लोगों ने शिकायत की थी योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध, कैसे उनको शांत किया, ये सब मुट्ठी खोलने की ना तो इनकी जरूरत थी, ना इन्होंने कुछ बताया भी। ये खोदना हमारे का काम रह गया। जो पत्रकार लखनऊ में बैठे हैं वो इसको खोद खाद के निकालने में शायद कुछ निकल के आ जाए, वो अलग इशू है। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के नेतृत्व का कोई उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार अपना ग्रिप, जब से वो वहां की राजनीति में कदम उन्होंने रखा
और उसके बाद से 2010 के बाद से अगर देखा जाए, उन्होंने लगातार बीजेपी की अवहेलना की है। खासकर नेतृत्व का जो भी उनका रोल रहा है उसकी अवहेलना वो करते गए हैं। आप कहेंगे गिन के बताऊंगा, लेकिन बाद में भी उसकी चर्चा हो सकती है। मगर जिस तरह से इस समय कुछ चल रहा है, सबसे ज्यादा ईगो का प्रश्न हो गया था कि ईगो, केंद्र का ईगो, खासकर प्रधानमंत्री का जो ईगो है वो कैसे शांत हो। संगठन के लेवल पर जैसे कि अरविंद कुमार शर्मा की बात जब चल रही है तो उनको कहाँ रखना चाहेंगे ये लोग, उनकी एंट्री कैसे होगी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन संगठन के तरीके से उन्होंने तालमेल अपना, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं उनके साथ मिलके चुनाव लड़ना है। ये चीजें तो आज की बैठक से स्पष्ट कर दी गई कि उन्हें नहीं बदला जाएगा। जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जो कुछ ग्रास रूट लेवल पे जो शिकस्त, जो पराजय का मुंह देखना पड़ा है पंचायत चुनाव में, उसका ठीकरा उनको नहीं फूटेगा। उसे बचा लिया योगी आदित्यनाथ ने, जो संदेश दिया जा रहा है। यानी योगी जो है बीजेपी की मजबूरी है, योगी बीजेपी के लिए जरूरी है, ये संदेश आज की बैठक में निकल के आया है। और अरविंद कुमार शर्मा को कहाँ उनकी एंट्री होगी, क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे या कैबिनेट में लिए जाएंगे, ये सब प्रश्न जो है आए के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर इसका एडजस्टमेंट नहीं होता है तो पीएम मोदी के व्यक्तित्व का क्षरण होगा, उनका पराजय हो सकता है। उनकी अपनी जिद भी है कि कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना है। तो ये कुल मिला के एक तरह से मूरा कुश्ती वाली बात है। और बीजेपी में जिस तरह से शतरंज की राजनीति को बार बार दबाया गया जब से नरेंद्र मोदी यहाँ पर हुए हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा, थोड़ा आप समय दीजिएगा, फिर मैं डिटेल बताऊंगा उसको। अभी हमारे पैनल में जो पार्टनर हैं उनसे मुझे लगता है कि उनकी बात अधूरी रह गई थी, थोड़ा अमलेंदु जी को सुनना चाहिए। जी बिल्कुल, अमलेंदु जी बीच में अचानक डिस्कनेक्ट हो गए थे और अब फिर से जुड़े हैं, बहुत सारी बातें रख रहे हैं हमारे साथी पुष्परंजन जी। लेकिन अमलेंदु जी, थोड़ा आपकी बात भी सुनना चाहूंगा, जो कुछ आप बता रहे थे उसको आगे बढ़ाइए और चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएं। देखिए, मैं यही कह रहा था कि उत्तराखंड के जरिए साहब उत्तर प्रदेश को संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जैसा उत्तराखंड में बदला जा रहा है इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में बदल सकते हैं। और ये जैसा पुष्परंजन जी भी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार सेंटर को एक तरीके से चैलेंज कर रहे थे, तो ये मोदी जी अपने दिल के अंदर लगाए बैठे थे इस बात को। और चूंकि सीधे सीधे उत्तर प्रदेश को छेड़ा नहीं जा सकता था, तो इसलिए मजबूरी थी कि एकदम सीधे पहले उत्तर प्रदेश में सर्जिकल स्ट्राइक ना करके उत्तराखंड में सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश को नंबर लिया जाना था। इस बीच कोरोना आ गया तो अब बहाना जो है वो कोरोना का फेल्योर को लिया जाने लगा। हालांकि कोरोना का फेल्योर का जो है दोष वो सारा मोदी जी के ऊपर जा रहा है पूरे देश भर में। तो उसमें भी योगी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के मुखिया हैं, तो उसको संभालने में उनकी भी नाकामयाबी है। लेकिन मोदी जी इस नाकामयाबी से बरी नहीं हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ को हटा के मोदी जी जो है वो अपनी नाकामियों का सेहरा जो है वो योगी आदित्यनाथ के सिर पर नहीं बांध सकते। फेल दोनों हुए हैं, योगी आदित्यनाथ भी हुए हैं और मोदी जी भी हुए हैं। तो अगर योगी आदित्यनाथ सजा के हकदार बनते हैं कोरोना के परिस्थितियों को हैंडल करने में, तो मोदी जी उससे ज्यादा गुनहगार है उसके लिए। तो दोनों को सजा एक बराबर की मिलनी चाहिए, जो कि मिलनी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो जिस तरीके से अब तक के सारे घटनाक्रम है आप उसको उठा करके देखिए, तो ये एक तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद छोटा करने के सेंटर की तरफ से प्रयास थे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास नहीं थे, मैं फिर कहूंगा ये पार्टी के प्रयास नहीं थे, ये मोदी जी के प्रयास थे। मोदी जी चूंकि लार्जर देन पार्टी हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सामने बौनी हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ये बची नहीं है, वो नमो पार्टी में तब्दील हो चुकी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब रह नहीं गया है। मोदी जी के बाद अगर पार्टी कुछ बची खुची रहती है तो वो देखना होगा वो पार्टी क्या बचती है। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से पार्टी के ऊपर कब्जा किया है, संगठन से लेकर सरकार तक सब कुछ जो है मोदी जी के इशारे पे नाचते हैं। यहाँ तक कि स्वयं आरएसएस प्रमुख जो है वो भी अब मोदी जी के इशारे पे नाचते हैं। एक तक जो थे आरएसएस प्रमुख जो थे वो पहले सरकार को नचाया करते थे, अटल जी अडवाणी जी को नचाया करते थे। आज संघ प्रमुख जो है वो खुद नाच रहे हैं मोदी जी के इशारों पे। और मोदी जी इन 7 सालों में लगता है सिर्फ एक बार मिले हैं संघ प्रमुख से, कुल मिला के मिले भी नहीं है संघ प्रमुख से। तो जिस तरीके से मोदी जी ने संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों को जो है अपने घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है, ऐसी स्थिति में पूरी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है कि वो मोदी जी की जो अहम की जो है वो तुष्टि करे।
तो मोदी जी के अहम की तुष्टि करने के लिए जो है ये सब यहाँ किया जा रहा था। और ये बिल्कुल सही बात है कि योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन चुके हैं। भारतीय जो बातें दिल्ली में कही जाती है कि मोदी जी का विकल्प क्या है, मोदी जी का विकल्प क्या है, तो मोदी जी का विकल्प तो जो है यहाँ तैयार किया जा रहा था योगी आदित्यनाथ को। मतलब ये नहीं कहा जा सकता था कि अब मोदी जी का विकल्प क्या है, कि जिस आधार पे मोदी जी की छवि गढ़ी गई थी उन आधारों पर लगभग योगी आदित्यनाथ भी फिट बैठ रहे थे। तो अब यहाँ योगी आदित्यनाथ का विकल्प जो है उत्तर प्रदेश में क्या है, ये अब देखने की चीज होगी। आज आप किसको योगी आदित्यनाथ का विकल्प मान सकते हैं? भाई उत्तर प्रदेश में जो भी आपके पास बचे कुछ नाम हैं, क्या वो कहीं योगी आदित्यनाथ के कद के बराबर अब ठहरते हैं? ये देखने वाली चीज होगी। योगी आदित्यनाथ की अच्छाइयों बुराइयों में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन योगी आदित्यनाथ का अपना एक आधार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। योगी आदित्य दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के बनाए हुए नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के बनाए हुए हैं, बिना भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है। योगी आदित्यनाथ को भाजपा ने नहीं बनाया है, योगी आदित्यनाथ की अपनी हैसियत खुद की है, भाजपा ने उनकी हैसियत का लाभ उठाया है। और अब दोनों एक दूसरे की एक तरीके से कहा जाए तो मजबूरी बन चुके हैं। तो ये कुल मिलाकर जो चीजें थी वो असल में मोदी जी का अहम जो है वो संतुष्ट करने की सिर्फ बात थी, और वो अहम जो है वो संतुष्ट अब नहीं हो पा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि ये बीच का रास्ता संगठन की तरफ से या जो बीच बचाव करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से निकाला जा रहा है कि मोदी जी भी खुश रहें और योगी जी भी खुश रहें। लेकिन इस दोनों की खुशी रहेगी कि नाराजगी रहेगी, ये आने वाला आप समय बताएगा। बहुत दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव मुझे लगता है ये काफी दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का मतलब पहली प्राथमिकता क्या है। योगी जी को शंट करना है कि भाजपा को सत्ता में वापस लाना है। अब इन दोनों में से जो उनका रास्ता होगा, जो उनकी प्राथमिकता होगी, उसके आधार पर आगे बहुत सी चीजें तय होंगी। राजीव जी जी, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुष्परंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार। और दोस्तों आप दोनों से परिचित हैं। पुष्परंजन जी भी लगातार हमारे परमानेंट पैनलिस्टों में से एक हैं और हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने विचार रख रहे थे। लेकिन साथ साथ जैसा आप जानते हैं कि इस फोरम में, इस कार्यक्रम में, न्यूज पॉइंट में आपके विचारों को भी हम रखते हैं और ये कार्यक्रम वन वे नहीं जबकि टू वे होता है। तो बहुत सारे साथी जो लगातार बने हुए हैं अपने कमेंट लिख रहे हैं, उनके कमेंट्स को भी लेने का वक्त आ गया है। शकील अहमद जुड़े हुए हैं हमारे साथ, गणपत लाल पुरोहित जुड़े हुए हैं हमारे साथ, फिर सैफ हैं, सिराज अंसारी हैं, फिर समीम अंसारी सऊदी अरेबिया से सीधे जुड़े हुए हैं, मोहम्मद कैश नमस्ते कह रहे हैं, अयूबुद्दीन खान हमारे साथ हैं, फिर देवेंद्र चटर्जी गुड इवनिंग कह रहे हैं एवरीवन, और असलम चिश्ती आदाब कह रहे हैं, फिर आशिक वर्मा, मोहित गौतम बीजेपी हटाओ देश बचाओ कह रहे हैं, फिर हदीद अली कह रहे हैं, हदीद अली हमारे साथ में हैं, असलम भी हैं, फिर मैनुल शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद आरिफ अफरीद भी हमारे साथ हैं, हैदर बेग हैं, मैनुल लगातार बने हुए हैं, फिर जाहिद शैलिया भी हमारे साथ बने हुए हैं, फिर सलाम कह रहे हैं जाहिद शैलिया, आप सबको भी सलाम, सैफ भी हैं, फिर भानु प्रताप सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, फिर यूनुस कमाल भी हमारे साथ, यूनुस कमाल भी हमारे, यूसुफ हैं, यूसुफ कमाल माफ़ करें, यूसुफ कमाल बेंगलुरु से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर ऐसे तमाम साथी हैं। सीबीएस कुमार भी, आज सीबीएस बहुत दिनों बाद आज दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं शायद कमेंट नहीं कर रहे होंगे, प्रोग्राम तो जरूर देखते होंगे। इब्राहिम खान हैं, फिर मोहम्मद रिजवान भी हैं हमारे साथ में, तमाम साथी बने हुए हैं, फिर सैयद मेराजुद्दीन काजी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर सांप के मुंह में छुछुंदर ना निगलते बने ना उगलते बने। फिर असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि अब बीजेपी कितना भी प्रयास कर ले अगले चुनाव हेतु सुधर नहीं सकती, क्योंकि आम जब अंदर से सड़ जाता है तब उसे कितना भी साबुन तेल डिटॉल से धोया जाए सड़ा हुआ ही कहलाएगा। प्रेम तमटा बहुत दिनों के बाद में आए हैं, प्रेम तमटा आज लिख रहे हैं कि हर मोर्चे पर सरकार विफल। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं कि मैं पहले ही बोला था कि जोगी को बदलने का रिस्क नहीं लेगी बीजेपी। बिल्कुल सही। एल.के. ठाकुर टेक्नीशियन इंडियन रेलवे नमस्कार कह रहे हैं। असलम चिश्ती कह रहे हैं दोस्तों बंगाल में खेला होबे की अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे, ये भी बहुत जबरदस्त। ऐसे असलम चिश्ती बहुत ही शानदार कमेंट लिखा करते हैं। बिल्कुल जो
तुरंत मारक कमेंट्स कह सकते हैं। सोमवीर सिंह भी हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि नमस्कार, कह रहे हैं बीजेपी ने गरीब मजदूर का बहुत शोषण किया है तो इनका भी बुरा समय शुरू हो रहा है, आगे और बुरा समय आएगा। अली भी हमारे साथ में है, मोहम्मद मुबारक भी हमारे साथ, सलीम मलिक भी हमारे साथ में हैं, फिर अभी नाहर भी हैं जो मायावती का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अभी नाहर कह रहे हैं जिस तरह वो भाजपा के सामने नतमस्तक हुई हैं शर्मसार है। फिर टाइगर राजपूत हाय लिख रहे हैं। तो बहुत सारे साथी फन सीकर हैं, साजिद चौगले नमस्ते कह रहे हैं। कौशल कुमार मीना बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, कौशल कुमार मीना, या हो सकता है कि कमेंट छूट गया हो आपका। फिर सैयद अनवर सलाम कह रहे हैं। फिर मोहम्मद शमशाद हैं हमारे साथ में। फिर बहुत कमाल इमाम भी हैं, कमाल इमाम, रोहित शर्मा, ये तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। हरिनारायण भी हैं जो कह रहे हैं योगी जी का विकल्प नहीं है, योगी जी बहुत उम्मीद है। तो बातें अलग अलग हो रही हैं, किसी को योगी जी में उम्मीद दिखाई दे रही है तो किसी को योगी जी जो हैं उनसे नाउम्मीदी दिखाई दे रही है। तो बहुत किसी में उम्मीद है तो किसी के साथ नाउम्मीदी है। लेकिन उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच में बीजेपी संगठन जो है वो आखिर क्यों पिछले दिनों लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने और उसका ऑपरेशन करने में संगठन लगा रहा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और आखिर में हल क्या निकला है? हल ये निकला है कि योगी आदित्यनाथ को अभी हटाया नहीं जाएगा और ये ऐसे भी ये खतरनाक रिस्क जो कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश जैसी जगह पे, क्योंकि उत्तराखंड में तो आप हटा सकते हैं, उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है वहीं से सत्ता की चाबी है निकलती है और वहीं से आप याद कीजिए कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं। तो दिल्ली के गलियारे तक पहुंचना, दिल्ली के सियासी गलियारे में पहुंचना, संसद तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू माना जाता है, इंपॉर्टेंट राज्य माना जाता है। इसलिए भी उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ सोचने के अलावा बहुत देखना होगा, परखना होगा, जांचना होगा, ये सारे काम करने होंगे, तभी आप वहां कुछ फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, कोरोना का काल है, इस महामारी के दौर में उत्तर प्रदेश की सरकार कहां तक सफल रही, कहां असफल रही, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जान रहे हैं और उसकी कई सारी तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही पिछले दिनों जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें बीजेपी का क्या हश्र हुआ वो भी आप लोगों ने देखा है। और साथ साथ मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में गिरावट, साथ साथ वहां के जो उनके ही मंत्री संतरी जो रहे हैं उनकी तरफ से शिकायत, बहुत सारी बातें जो चलती रही हैं पिछले दिनों, उसके आधार पर यह तो माना ही जा सकता है कि हाँ एक चिंता है। और उस चिंता का कारण जो है वो ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ इतने अपनी जगह पे डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और किसी की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ भी उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे कभी मोदी जी चल रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले एलके आडवाणी का नाम ले रहे थे हमारे दोनों साथी, लेकिन एलके आडवाणी के को गुरु मानने वाले नरेंद्र मोदी आज एलके आडवाणी को कहां रख दिए हैं? और क्या आने वाले समय में हम लोग कुछ ऐसा ही देखेंगे नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में? तो ये भी एक बड़ा सवाल है, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा अभी हमारे साथ जो दोनों साथी हमारे जुड़े हुए हैं उसमें से पुष्परंजन जी अपनी बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य उनके पास हैं। पुष्परंजन जी आपके पास सीधे आना चाहूंगा, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं लेकिन आपके पास बहुत सारे तथ्य हैं, उसको आप इस पटल पे रखिए, हमारे दोस्तों के बीच रखिए और बातों को आगे बढ़ाइए। क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां की राजनीति को आप किस ढंग से देखते हैं? बहुत सारे साथी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ते हैं और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं पुष्परंजन जी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत दखल रखते हैं। उस आधार पर भी मैं आपसे आपकी बातों को सुनना चाहूंगा और बहुत लोग अपने कमेंट भी लिख रहे हैं लगातार कमेंट बॉक्स में, उनकी बातों को भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके पास, आप बताइए। नहीं, ये चीजें बहुत अच्छी है कि आप कमेंट्स लेते हैं और ये 2 वे ट्रैफिक आपका नहीं है, 3 वे ट्रैफिक है। मतलब तो हम लोग उस ट्रैफिक का हिस्सा है, 2 वे हो गया और 3 वे यानी कि जो आपके दर्शक हैं और जो बहुत प्रबुद्ध दर्शक हैं वो अपने कमेंट देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये 3 वे प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छा लगता है ये, जो कि आमतौर पर टीवी चैनलों पर नहीं होता है। खैर, हम उन चीजों पे आ रहे हैं जो चीजें उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कोई पहली बार मोदी से तकरार वाली स्थिति नहीं है।
बहुत पहले से, मैं 1998 से 1917 के बीच, 1998 में वो लोकसभा में आए और 5 टर्म लगातार 1917 तक रहे। उस बीच में कुछ घटनाओं के, 4 प्रमुख घटनाओं की चर्चा मैं करूंगा जो पूरे उनके दबंगई का, या कहिए कि एकदम जो एक अपना छत्रप वाली राजनीति करता है, उस दिशा में उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। पहली घटना 2002 में राधा मोहन दास अग्रवाल, जो हिंदू महासभा से उनको टिकट से उनको जिताया। हिंदू महासभा से भी योगी आदित्यनाथ का बहुत पुराना नाता रहा है। उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, वो हिंदू महासभा के टिकट से लोकसभा में सांसद बने थे। ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए हिंदू महासभा का बेस भी रहा है योगी आदित्यनाथ के पूरे शुरुआती रणनीति में। दूसरा, 2002 में जब बीजेपी ने उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया और जो प्रेजेंट शिव प्रताप शुक्ला थे वहां पर मंत्री उत्तर प्रदेश में, उनको हराया था इन्हीं के समर्थन से। राधा मोहन दास अग्रवाल एमएलए बने, गोरखपुर शहरी क्षेत्र है वहां से, और वो अभी भी एमएलए हैं, मतलब कंटिन्यूटी बनी हुई है। ये 2002 से और आज हम 2021 में, यानी कि पूरा का पूरा 19 साल का जो ये है उसकी मैं बात करूं कि आज भी वो वहां पर एमएलए हैं। दूसरे हैं 2007 की ये घटना बता रहा हूं, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के मतलब 70 प्रत्याशियों को उतारने की चुनौती उन्होंने दी थी। ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। 2017 की घटना है। 2009 में संसदीय चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी जो हारा था वहां पर, उसमें भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका बहुत बड़ी रही थी। और मार्च 2010 में संसद में आया था महिला विधेयक जो आया था, उस पर व्हिप बाकायदा बीजेपी ने जारी किया था, उसे भी योगी आदित्यनाथ ने इग्नोर किया था, उस व्हिप का उल्लंघन किया था, और उनके अलावा और भी कुछ सांसदों ने उल्लंघन किया था। ये 4 घटनाएं हैं जो दिमाग में रखने की आवश्यकता है कि केवल अभी प्रधानमंत्री मोदी से तकरार का हिस्सा नहीं, ये 2002 से ही वो सब चीजें चली आ रही हैं। दूसरा, एक तरह से ये छत्रप की राजनीति भी बीजेपी में लगभग समाप्त थी। मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री थे उनके दौर में, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे थी, मध्य प्रदेश में उमा भारती थी और बाबूलाल गौर आए। मैं अटल जी के जमाने की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह थे, यूपी में राजनाथ सिंह, उत्तरांचल में भगत सिंह कोश्यारी, गोवा में मनोहर पारीकर, हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल, झारखंड में बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा उनकी बाद आए थे। ये जो 8 लोगों की सूची में बता रहा हूँ, 8 राज्यों की, इसमें समझिए कि उमा भारती एक छत्रप जैसी, या वसुंधरा राजे वो एक छत्रप जैसे चेहरे थे। राजनाथ सिंह बहुत सॉफ्ट किस्म के थे, इसलिए उस समय छत्रप की राजनीति नहीं हो रही थी। तो छत्रप की राजनीति जो कर रहे थे वो थे नरेंद्र मोदी। क्योंकि एक घटना में याद दिलाऊंगा, वो घटना 10 मार्च 2002 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात गए थे और वहां पर पत्रकारों ने पूछा था, बगल में नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। उस घटना का विजुअल बार बार चलता है, कई संदर्भों में चलता है। उस घटना का विजुअल एक ही था। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप जो मुख्यमंत्री हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उस समय ताजा गुजरात दंगा हुआ था, 2002 की मैं बात कर रहा हूँ। 10 मार्च 2002 की घटना है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, तो अटल जी ने कहा कि एक ही संदेश है कि वह राजधर्म का पालन करें। बड़ा पॉपुलर हुआ था ये जुमला, और उस समय मोदी जी ने जवाब भी उसी मंच पे दिया था कि हम तो वही कर रहे हैं साहब। यानी छत्रप की राजनीति जो है मोदी अपने रहते हुए उन्होंने किया। अटल जी की बात नहीं मानी, वो अपने हिसाब से राज्य को चलाते रहे जब तक मुख्यमंत्री थे। यानी छत्रप की राजनीति अपने टाइम में वो कर रहे थे, मगर जब मोदी जी अपने खुद जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तब वो छत्रप की राजनीति पसंद नहीं करते हैं। आज की तारीख में मैं 12 बीजेपी के शासित मुख्यमंत्रियों का नाम गिना रहा हूं। एन बीरेन सिंह मणिपुर, विप्लव देव त्रिपुरा, प्रेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, हिमंतो विश्व शर्मा असम, प्रमोद सावंत गोवा, विजय रूपाणी गुजरात, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा, जयराम ठाकुर हिमाचल, बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश। और इसमें छत्रप
कौन कौन है। मुझे लगता है असम वाले जो हैं हेमंत बिश्व शर्मा और सीधा योगी आदित्यनाथ, ये दो जो हैं इनमें क्षत्रप वाला एलिमेंट ये अड़ जाएंगे। कांग्रेस की राजनीति में आज क्षत्रप जो है, तीनों मुख्यमंत्री जो हैं, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और राजस्थान के अशोक गहलोत, ये तीनों के तीनों क्षत्रप हैं आज की तारीख में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई क्षत्रप खड़ा नहीं हो, इसकी पूरी की पूरी कोशिश श्रीमान नरेंद्र मोदी पूरे 7 साल में करते रहे। इनके लिए मजबूरी अभी असम में हुई, हालिया जो चुनाव हुआ उसके बाद जो परिणाम आया, जो शर्तें जिस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा ने रखी, तो इनकी मजबूरी हुई। वही मजबूरी यहाँ पर भी दूसरे क्षत्रप योगी आदित्यनाथ के सामने है कि आप उनके सामने कहीं न कहीं घुटना टेक राजनीति के आपकी व्यवस्था हो गई। अब देखिए, संगठन में भी योगी आदित्यनाथ के अनुसार ही वहां पर संगठन में लोग कार्य करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि उनको किसी भी तरह से अपने एमएलए लाने पड़ेंगे आने वाले चुनाव में, वरना इनका भी कब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इनकी फर्स्ट चॉइस है और उस प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह जो उनकी फर्स्ट चॉइस है, उसके पीछे राजीव जी जातीय समीकरण भी है कि ये जब कैंडिडेट का चुनाव होगा तो उसमें ये दोनों उनके साथ खड़े मिलेंगे कि भाई देखिए, वहां प्रदेश का जो प्रभारी है, ये जो अध्यक्ष है, दोनों ने जो लिस्ट बनाई है उस पर मुहर लगाई है। और लिस्ट तैयार किसने की? योगी आदित्यनाथ ने। उस लिस्ट में इनकी जो सो कॉल्ड जो संगठन खुद की योगी के संगठन के जो लोग हैं वो बीजेपी के टिकट से आएंगे। ये कुल मिला के एक रणनीतिक जो ताना माना है वो अच्छे से मोदी जी और अमित शाह समझ रहे हैं। ये उसको भेदना इनके लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया है, ये मैं कहना चाहता था। आपने विस्तार से और बहुत सारी बातें बताई, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी के क्षत्रपों का क्या रोल है वो, और उसके अलावा कांग्रेस के क्षत्रपों यानी कि मुख्यमंत्रियों की बात भी आपने कही। और एक विस्तार से कार्यक्रम इसीलिए बहुत ही जो कहते हैं एनरिच हो जाना, मतलब कि बिल्कुल जैसे कि आपको खाना ऐसा खाते हैं जो बहुत स्वादिष्ट ही नहीं बहुत बल्कि पौष्टिक भी हो, तो ये पौष्टिकता मिलती है। पुष्परंजन जी जब रिसर्च करके बैठते हैं और बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं और अमलेंदु जी तो बैठ करके सिर्फ लफाजी करते रहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन बातें करते हैं पुष्परंजन जी, आप दोनों को मैं बहुत सम्मान करता हूं। वो बहुत मजबूत होता है। खैर, मजाक कर रहा हूं, मैं भले लफाजी करूं लेकिन हमारे साथी अमलेंदु जी लफाजी नहीं करते हैं। अमलेंदु जी मैं शुद्ध लफाजी करता हूं पढ़ लिख करके, और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमलेंदु जी का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा रहा है और एक अलग ढंग से अमलेंदु जी यहाँ पर अपने विचारों को रखते हैं। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहूँगा, ज़्यादा बातें ना करके आपसे सीधा सवाल यही कि अब जितनी बातें बता रहे हैं पुष्परंजन जी, इन सब को आधार बनाते हुए आप अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो यहाँ की राजनीति, योगी आदित्यनाथ की राजनीति, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की राजनीति, और साथ साथ बीजेपी जो हम लिख भी रहे हैं कि योगी की जिद के आगे बीजेपी लाचार है, तो ये कहां तक कितना सटीक बैठता है? देखिए, बिल्कुल सटीक बैठता है कि अब योगी जी के आगे भारतीय जनता पार्टी लाचार हो रही है, जिस तरीके से मोदी जी के सामने लाचार है। तो अब दिक्कत ये है कि अब मोदी जी और योगी जी में कौन ज्यादा ताकतवर सिद्ध होगा, उसके सामने भाजपा को झुकना मजबूरी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, भाजपा कहीं बची नहीं है, क्योंकि भाजपा जो नमो पार्टी में तब्दील हो चुकी है। तो ये नमो पार्टी का जो है वो योगी आदित्यनाथ के सामने एक तरीके से झुकना कहा जाएगा। और पूरी प्लानिंग जो है वो जो संघर्ष का जो मामला है वो है यही कि मोदी जी को तो कोई चुनौती अंदर से तैयार नहीं हो रही है। तो इस चुनौती को किस तरीके से निपटा जाए और किस तरीके से इस चुनौती को समाप्त कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो खेल हो रहा है, ये सारा खेल जो है उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि मोदी जी का विकल्प जो है वो तैयार ना होने दिया जाए और बार बार ये कहा जाए कि मोदी जी का विकल्प कौन है। तो जो आप विपक्ष से पूछते हैं कि मोदी जी का विकल्प कौन है, वो जो है वो चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी में कहीं विकल्प तैयार ना हो जाए, तो यहाँ भी जो ये सवाल बना के रखा जाए कि मोदी जी का विकल्प कौन है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो थे वो स्वयं को एक तरीके से मोदी जी के विकल्प के रूप में स्थापित कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की भी ये मजबूरी हो जा रही थी कि चूंकि मोदी जी 24 घंटे चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं और देश बहुत बड़ा है,
और मोदी जी देश का काम नहीं कर पा रहे थे चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की वजह से। तो योगी जी की जो सेवाएं ली जाए, थोड़ा सा उनका हाथ बटाने के लिए कि कोई देश का भी काम धाम कर नहीं मोदी जी। देश जो गड्ढे में चला जा रहा है, रसातन में जा रहा है, अर्थव्यवस्था देश की डूबी जा रही है। कोरोना के मामले में देश जो है बुरी तरीके से फंस गया, मोदी जी ने धकेल दिया मौत के मुंह में देश को, एक तरीके से कहा जाए। चुनाव प्रचार में लगे रहे और ध्यान नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो थी वो मोदी जी के स्टपनी के रूप में जो था वो योगी आदित्यनाथ का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, और उसमें योगी जी का एक आभा मंडल जो था वो तैयार हो रहा था। एक तो बात यह कि योगी जी चूंकि संत भी कहे जाते हैं और वो गेरुआ वस्त्र भी धारण करते हैं और महंत भी हैं, तो इसलिए जो है उनका ऑरा जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ज्यादा कुल मिलाकर के बैठता है। अगर आज की स्थिति होती, मोदी जी जिस समय भी अगर मुख्यमंत्री होते आज गुजरात के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ होते, तो मुझे लगता है कि शायद फिर मोदी जी को जो दिल्ली में आने का मौका मिला वो इतना आसान फिर नहीं रह जाता कुल मिलाकर योगी जी के सामने, जो आज की परिस्थितियां बन रही हैं। और वैसे भी आप देखिए कि जो भी राजनीति होती है और उग्र राजनीति जिसको कहा जाता है, वो चाहे सांप्रदायिक राजनीति हो और चाहे किसी भी तरीके की राजनीति हो, खासतौर से सांप्रदायिक राजनीति, जब वो उग्रता की तरफ बढ़ती है तो जो ज्यादा उग्र होता है वही फिर अपने को आगे ले जाता है और बाकी लोग उसके पीछे छूट जाते हैं। तो अब मोदी जी से ज्यादा उग्र जो है वो योगी जी चूंकि साबित हो रहे हैं आज की परिस्थितियों में, तो जाहिर सी बात है कि योगी जी मोदी जी को क्रॉस करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। और ये स्थितियां जो हैं ये केंद्रीय नेतृत्व के लिए अच्छी नहीं होंगी। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हो रही हैं, और योगी जी भी इस चीज को भांप गए हैं। अब देखिए दोनों के सामने एक संकट है। योगी जी के सामने संकट यह है कि अगर आज वो पीछे हट जाते हैं और केंद्रीय नेतृत्व की मान मनोबल कहिए, धमकी कह लीजिए, संगठन का दबाव कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का दबाव कह लीजिए, संघ का कह लीजिए, अगर इसको मान लेते हैं और थोड़ा भी एक कदम पीछे हटते हैं तो योगी जी का कैरियर जो है वो फिर समाप्त हो जाएगा बिल्कुल। तो आज की स्थिति में भले ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर हार जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ना तो छोड़ना चाहेंगे और ना जो है योगी आदित्यनाथ पीछे हटना चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ अगर शहीद भी होना चाहेंगे तो योगी आदित्यनाथ जो है वो मोर्चे पर जाकर जो है चुनाव में जाकर शहीद होना चाहेंगे। मोदी जी के हाथों या भारतीय जनता पार्टी के हाथों जो है वो शहीद होना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता से शहीद होने के बाद भी जो है वो वापसी की संभावनाएं बहुत खुली रहेंगी। लेकिन अगर पार्टी के हाथों शहीद होते हैं तो फिर वो सारी संभावनाएं जो है वो एक तरीके से समाप्त हो जाएंगी और बहुत लंबा समय जो है फिर योगी जी को उभर कर आने में लग सकता है। और परिस्थितियां जो है राजनीति में जो है वो बड़ी क्रूर होती है, और एक बार अगर आप पीछे धकेल दिए जाते हैं या पीछे सड़क जाते हैं तो फिर आगे आने में कब आपको आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्या परिस्थितियां बनेंगी, तब तक आपसे अगर कौन उग्र जो है वो और तैयार हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं तो उसमें फिर योगी जी को आगे चल के नुकसान हो सकता है। तो योगी जी की भी मजबूरी है कि इस समय उनको मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को आंख दिखाना है और अपने सामने झुकने के लिए मजबूर करना है। ये दोनों के सामने परिस्थितियां हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं है और दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मतलब ये मजबूरी है दोनों की, दोनों एक दूसरे को नहीं चाहेंगे लेकिन दोनों को एक दूसरे को मजबूर करना है, मतलब स्वीकार करना ही पड़ेगा कुल मिलाकर के। मुझको यही लगता है, और बाकी अब आने वाला समय जो है वो और बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या क्या चीजें चलती हैं। अगर जिस तरीके से योगी जी मजबूत हुए हैं, और जैसा कि पुष्पेंद्र जी भी कह रहे थे और मैंने भी पहले भी कहा था कि योगी जी ने भी जो है ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीनी है जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने छीनी है। मतलब दोनों इस मामले में एक है, संघ परिवार से उन्होंने जो है एक तरीके से छीनी है, मतलब उनके रहमो करम पे नहीं है दोनों। तो ऐसी परिस्थितियों में संघ परिवार के सामने मजबूरी भी एक तरीके से ये है कि उसको योगी आदित्यनाथ चाहिए भी है और लेकिन अपने नियंत्रण में भी चाहिए है। तो अब ये नियंत्रण में रहते कि नहीं रहते ये अब देखने वाली चीज होगी। तो ये अब योगी जी का जो है वो पर्सनैलिटी कल्ट क्या है, वो किस तरीके से अपने को ढालते हैं, किस तरीके से अपना व्यक्तित्व बना कर रखते हैं, जब तक वो कर रहे हैं उसका आगे चल के क्या परिणाम निकलेंगे ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन अभी तक की जो मुझे लग रहा है योगी जी जो है वो झुके नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने भी नहीं झुके हैं और आरएसएस के सामने भी नहीं झुके हैं, जो मुझको लगता है। हो सकता है कि झुक गए हो, कुछ चीजों पर शर्त मान ली हो और बहुत सी चीजों में कहीं पर समझौते करने ही पड़ते हैं तो किए भी हों, लेकिन आज की परिस्थिति में जो है अपर हैंड मुझे लग रहा है कि योगी जी का है
और बातें अब भले ही कोई भी कुछ कहे, लेकिन सत्ता के गलियारों में और जो बाहर जो बातें छन छन के आ रही हैं और जिन पर सब चर्चाएं हो रही हैं, वो निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य के बीच में जो है किसी गंभीर मतभेद की ओर इशारा कर रही हैं। और ये बातें हवा में नहीं तैर रही हैं, इनके पीछे मतलब धुआं अगर उठता है तो आग कहीं ना कहीं जरूर है। जी, बहुत सारे साथी भी जुड़े हुए हैं, अलग अलग कमेंट लिख रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं कि इस बार जोगी मठ में बैठेंगे। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि संघियों के लिए योगी और मोदी गले की हड्डी बन गए हैं, योगी को हटाते हैं तो संघ की छवि खराब होती है और बनाए रखते हैं तो मोदी की छवि खराब होगी। अहमद साफ़ी का लिखना है कि राजीव जी नमस्कार, मुझे लगता है कि मिले सूखी रोटी जो आज़ाद रहकर बेहतर है, इन नफरतों के दौर में हलवा और पूरी से बढ़कर है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीवीएस कुमार कह रहे हैं कि योगी को बिल्कुल भी नहीं हटाएगी भाजपा, और उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव। उर्मिला नायक जुड़ गई हैं हमारे साथ, जो नमस्कार कह रही हैं। कौशल कुमार मीना कह रहे हैं कि अब आरएसएस को पता चल गया है कि बीजेपी मोदी के नाम पर अगला प्रधानमंत्री इलेक्शन नहीं जीत सकते, और मतलब जो अगला लोकसभा जो चुनाव है वो मोदी के नाम पे नहीं जीत सकते, ये कहना है। और उसके अलावा मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, फिर भी कोरोना में हर प्रदेश से अच्छा काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। ये मिश्रा का कहना है कि सबसे अच्छा काम किया है उन्होंने कोरोना काल में सबसे अच्छा, ये तो बताया ही जा रहा है। एक अलग यूपी मॉडल दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरा एक अच्छा काम ये भी तो देखिए कि नदियों में जो तैरती हुई लाशें वो कहाँ हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में ही हैं, वो भी बिहार में है, बिहार में भी बीजेपी की ही सरकार है, वो भी मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। अब कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी तस्वीरें जो हैं गुजरात में भी आई हैं और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो ये क्या कहेंगे, ये भी जरा समझिए मिश्रा जी। सीवीएस कुमार हैं जो कह रहे हैं अमलेंदु जी की राय बिल्कुल सही है, और अफजल मोहम्मद हाय लिख रहे हैं। राम आश्रयपाल कह रहे हैं कि योगी नहीं हटे तो प्रदेश की छवि खराब होगी। देवेंद्र चटर्जी भी हैं, पवन पांडे जय हो योगी जी की कह रहे हैं। तो तमाम साथी ठीक है, अपने अपने विचार लिखते रहिए, रखते रहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने विचारों को नहीं रखेंगे तो यहाँ विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा। आप अपने विचारों को रखिए, हम आपके विचारों, जैसे मिश्रा जी ने लिखा, हमारा काम है तथ्यों के साथ उनकी बातों को रखना। कोरोना काल में अगर योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल ऐसी तस्वीरें आई जहां कहा गया कि एक यूपी मॉडल है। देखिए यूपी मॉडल में आज ही आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आज ही एक डॉक्टर ने, एम्स के डॉक्टर ने कहा कि जिन लोगों ने 2 टीके लगवा लिए उनकी मौत नहीं हुई है। टीका जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उनकी मौत कोरोना से नहीं हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है आप जरा सोचिए। एक आदमी का उदाहरण मैं दे रहा हूं, छोड़ दीजिए मैं तो सैकड़ों नाम बता दूंगा, लेकिन एक का उदाहरण दे रहा हूं। डॉक्टर के अग्रवाल इसी दिल्ली में थे, 2 टीके लगवाए, अंतिम समय तक लोगों की सेवाएं करते रहे, लेकिन 2 वैक्सीन के बाद भी उनकी डेथ हो गई, नहीं रहे वो, क्या कहेंगे? और कोरोना से हुई डेथ। तो बातें वैसी ही रखिए जो तथ्यात्मक रूप से आपके सामने सच लगे। बातें वो मत रखिए जिसमें चारों तरफ से जो बू है, जो गंध है, वो झूठ की आए। झूठ से बाहर रहिए, और किसी का पक्ष लेना, किसी के खिलाफ बोलना, ये मायने नहीं रखता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं होगा। इसके लिए हम भी अब थोड़ा सा और चौड़े होकर बात करेंगे। 56 इंच तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा, क्या पुष्परंजन जी, थोड़ा चौड़ा तो होंगे ही, कि जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, आज तक रखते आ रहे थे और कल भी रखेंगे। और कोई मुकदमा करे तो उसके साथ साथ हम सुप्रीम कोर्ट के उस मुकदमे को, जो विनोद दुआ के नाम पे जो आया है, जो वर्डिक्ट आया है, और उससे पहले 2 टेलीविजन चैनल जो आंध्र प्रदेश के हैं उनके ऊपर भी वर्डिक्ट आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि ये वक्त आ गया है जब राजद्रोह या देशद्रोह के मुकदमे पर आप लोग फिर से दोबारा सोचिए और इस पर चिंतन मनन कीजिए। तो बातें हैं, लेकिन बातों को तथ्यों के साथ रखिए। अगर फैक्चुअल एरर्स हैं, अगर हम ही यहां बैठ रहे हैं और सिर्फ एजेंडा लेके बैठे कि नहीं योगी जी के खिलाफ ही बात करनी है, मोदी जी के खिलाफ ही बात करनी है, बीजेपी सरकार के खिलाफ ही बात करनी है, तो ये एजेंडा होगा। उस एजेंडे में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं दोस्तों। जो एंटी एस्टेब्लिश, हमारा काम है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार है, उसके खिलाफ बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी नीतियों, रीतियों उससे अगर जनता के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है तो सरकार को बताना, दिखाना, आईना दिखाना, यह हमारा फर्ज है, ये काम है, यही मीडिया का काम है, यही हम करते हैं। इसीलिए बार बार जहां अच्छा करते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं
कि यहाँ पर चर्चा क्यों होनी चाहिए, और किसी को बुरा लगे तो लगने दो, किसी को अच्छा लगे तो वो भी अच्छा है, सब कुछ स्वीकार, इस मंच पे सब कुछ स्वीकार, इसलिए क्योंकि ये मंच खुला है आपके लिए भी हमारे लिए भी। आप बिल्कुल रखिए अपनी बातों को, और ये जरूर है। लेकिन पुष्परंजन जी, सीधे अब आपके पास आना चाहूंगा, आप कुछ जोड़ना भी चाह रहे थे हमारी बातों में, उसके अलावा सवाल ये है, एक सवाल के साथ अब आपके तरफ मैं माइक देना चाहता हूं। सवाल ये है कि जब बीजेपी के लिए क्या आज की तारीख में सिर्फ उत्तर प्रदेश है, क्योंकि चुनाव तो 5 राज्यों में होना है, चुनाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, अगला चुनाव एक साथ उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी होना है, और उत्तराखंड के अलावा पंजाब में भी होना है, इसके अलावा गोवा में भी होना है जहां की सरकार हड़प ली थी बीजेपी ने, मणिपुर में भी होना है, वहां की सरकार भी रातों रात बना दी थी बीजेपी ने। आप याद कीजिए, आज से 5 साल पहले 5 राज्यों के चुनाव एक साथ हैं, और पूरी की पूरी नजर जो है, निगाहें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश में। आखिर कुछ तो गड़बड़ है साहब, ये तो बात मानना होगा कि कुछ गड़बड़ है उत्तर प्रदेश में। कोरोना का जो आपने दिखाया, कि हमारे मिश्रा जी कह भी रहे थे कि कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, इसी कोरोना काल में आखिर योगी जी को हटाने की बात क्यों होने लगी? ये योगी जी की ताकत है कि वो बैठे हुए हैं अपनी कुर्सी पे, उनकी ताकत है, उस कुर्सी को उन्होंने छीन लिया लोगों से, ये उनकी ताकत है। लेकिन आज बीजेपी की ताकत कहां है, उस संगठन की ताकत कहां है, इस दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी के जो मुखिया लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी ताकत कहां है? इस पर विचार तो होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उसी चर्चा के लिए अब सीधे चलेंगे, पुष्परंजन जी आपके पास आना चाहूंगा, आप अपनी बातों को रखिए। देखिए, 2-3 फैसेट हैं जिसपे मैं आना चाहूंगा। पहली बात यह कि जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो स्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ बोलना एक पत्रकार का दायित्व है, लेकिन साथ साथ मैं उसमें जोड़ना चाह रहा था, जो मैंने बीच में इंटरप्ट किया था, वो ये था कि सत्ता पक्ष जहां भी अच्छा कर रहा है उसकी चर्चा भी मीडिया करता है, और वो मीडिया उसका हिस्सा हम लोग भी हैं कि जो अच्छा कर रहा है उसकी भी चर्चा हम करते हैं, जहां बुरा कर रहा है उसको फोकस करना भी हमारा दायित्व है, वो हम करते भी हैं। देखिए, 2-3 चीजें हैं। आपने 5 राज्यों के चुनाव अभी होने हैं, 5 राज्यों के चुनाव पहले भी हुए, अभी हाल में ही इससे निकले हम लोग। उसमें बंगाल सबसे ज्यादा सुर्खियों पर आया था, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। उस समय केरल, पुडुचेरी या फिर आपका असम, इन सबों की चर्चा बहुत कम होती थी अगर बंगाल के मुकाबले बात की जाए तो। और अब जो अगला 5 राज्यों के चुनाव की बात होगी, उसमें भी उत्तर प्रदेश एक जो केंद्रित जो प्रदेश होता है, जैसे बंगाल उस समय केंद्रित था, उसी तरह से केंद्रीकृत और उत्तर प्रदेश ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके गर्भ से जो सांसद निकल के आते हैं, संसद में जाते हैं, सरकार तय होती है, पूरे केंद्र का भविष्य उसमें। 2024 उसके तुरंत 2 साल गुजरते समय नहीं गुजरेगा, 2022 में जब विधानसभा होगा उसके बाद शुरू हो जाएगा, फिर उसके तुरंत बाद से लोकसभा की तैयारी लगभग शुरू हो जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, वहां के सांसद का मुस्तकबिल भी उस विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। एक दूसरा, एक योगी आदित्यनाथ के हम उस स्याह पक्ष पे नहीं जा रहे हैं जिसमें वो चुनौती दे रहे हैं या जो कुछ भी सिस्टम फेलियर रहा है, उनकी कुशलता पे मैं आ रहा हूं। देखिए, पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव से निकला हुआ एक बालक, बहुत ही साधारण से, उस इलाके को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कई बार मैं गया हूँ वहां पर, पौड़ी गढ़वाल के उस इलाके में। हम उनके घर तक नहीं गया, लेकिन बाकी उसके इर्द गिर्द का इलाका मेरा पहचाना हुआ है। वहां से निकल के एक व्यक्ति राम मंदिर का जो अभियान चल रहा होता है, वहां वो जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है योगी अवैधनाथ से, फिर वहां से गोरखपुर पहुंचते हैं, और कैसे उनको अपने आईने में उतारा उन्होंने, एक कुशलता की बात। फिर वो किस तरह से उस मठ से दिल्ली लोकसभा का दरवाजा खुलता है इनके लिए, खासकर ये एक तरह से एडॉप्टेड सन जैसे होते हैं। और योगी आदित्यनाथ की कुशलता कहिए कि पहाड़ का आदमी जो उत्तर प्रदेश के मूल का भी नहीं है, इतने बड़े सूबे का सब कुछ है आज की तारीख में। मतलब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वहां के मूल के तो है नहीं, फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सर आंखों पर रखा, उनको स्वीकार किया है, तो ये बड़ी बात है। और दूसरा ये कि हम जो बार बार सोचते हैं कि आरएसएस की च्वाइस होंगे, आरएसएस के रहमो करम पे नहीं, योगी आदित्यनाथ को जो शुरुआती रूट रहा है तो हिंदू सभा महासभा जिसकी मैंने चर्चा की कि वहां से वो रूट इनका शुरू होता है। और उसके बाद अप्रैल 2002 में उन्होंने स्वयं एक संगठन खड़ा किया, हम सब जानते हैं, हिंदू युवा वाहिनी।
आज उस संगठन के 19 साल होने जा रहे हैं और उस संगठन का रूप देखिए, धीरे धीरे इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में उनके लगभग 72 जनपदों में 86 जो इकाइयां उन्होंने स्टैब्लिश कर दी है। 72 जनपदों में 86 इकाइयों का मतलब यह है, उस ताकत के बूते पर इन्होंने 2017 में 70 हिंदू वाहिनी की पूरी कार्यकर्ताओं की लिस्ट दे दी थी कि हम इन्हें टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे। तभी बीजेपी ने समझौता करने का प्रयास किया और इनको मुख्यमंत्री का पद का ऑफर और सब कुछ हुआ, सारा तानाबाना। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने पैरेलल संगठन खड़ा कर दिया है। आरएसएस के भरोसे नहीं वो चुनाव लड़ने वाले हैं। आरएसएस ठीक है, अपने अस्तित्व की लड़ाई भी आरएसएस उत्तर प्रदेश में लड़ेगी कि उनके जो प्रचारक कार्यकर्ता सब कुछ हैं, या मैंने पिछले कार्यक्रम में जो चर्चा की थी कि उन्होंने कई जगहों पर शाखाओं की संख्या डबल कर दी है, कहीं कहीं डबल से भी ज्यादा कर दी है। आरएसएस के अपने अस्तित्व का भी सवाल है कि अगर राम मंदिर से जुड़ा हुआ भी बहुत कुछ मामला है। और राम इसमें क्या है, हिंदू युवा वाहिनी के 3 एजेंडा हैं। एक कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए, हमारा प्रमुख एजेंडा है। दूसरा लव जिहाद, लव जिहाद जहां भी हम देखेंगे हिंदू युवा वाहिनी वहां खड़ी हो जाएगी। और तीसरा राम मंदिर। तो ये 3 ऐसे एजेंडा हैं जो वोट बैंक को इनका मजबूत करता है। भले ही उसका जो साइड इफेक्ट है वो दूसरा पक्ष जो उनको नापसंद करते हैं। और ये एक ऐसा एजेंडा है जिस एजेंडा के बूते ये किसानों को भी काउंटर करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जो भी विद्वेष की भावना फैलती है अगर लव जिहाद से या हिंदू देवी देवताओं के अपमान से कोई विद्वेष की भावना आने वाले 5-6 महीने में फैलती है, तो उससे इनका अपना जो रूट है, जो इनके लोग हैं, हालांकि हिंदू युवा वाहिनी का जो प्रदेश अध्यक्ष है या जो सेक्रेटरी वगैरह हैं, कुछ जो टॉप उनके ऑफिस बियरर हैं, उन पर सब मुकदमे नहीं हटे हैं, कुछ का सस्पेंशन भी नहीं इन्होंने हटाया है। वो सब समय रहते वो अपना तय कर लेंगे, क्योंकि यही सब कुछ है उस संगठन के। मगर योगी आदित्यनाथ का ग्रिप काफी है इस संगठन पे और उन्होंने सारी इकाइयों को अपना दुरुस्त कर रखा है चुनाव के नजरिए से। इनके बहुत सारे लोग टिकट पाते हैं अगर, तो योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी चुनौती, मतलब चारों तरफ से एक बड़ी चुनौती के रूप में। जी बिल्कुल। बहुत सारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं। पप्पू प्यारेलाल हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि मोदी वॉज ए लाइबिलिटी फॉर इंडिया फ्रॉम डे 1, नाउ ही हैज़ बिकम अ लाइबिलिटी फॉर आरएसएस बीजेपी। पीएम मोदी के लिए लिख रहे हैं। फिर आशीष मौर्य एग्जिट पोल पूछ रहे हैं। फिर मोहम्मद मुबारक कह रहे हैं किसान आंदोलन के बाद अब डॉक्टर आंदोलन चालू। बिल्कुल, डॉक्टरों को जो उकसाया है बाबा रामदेव या रामदेव, लाला रामदेव जो कह लें, उन्होंने तो चल ही रहा है। गणेश सपकोता हमारे साथ जुड़ते हैं असम से और लिख रहे हैं कि भाजपा में मोदी और योगी एक विकल्प नहीं है। भाजपा और संघ को दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए क्योंकि दोनों असफल हो गए हैं। इन चेहरों को लेकर चुनाव में जाएगी तो चुनाव में मार खा सकती है। मिस्टर एसबी क्लासेस कह रहे हैं हमेशा बेहतरीन चर्चा। अहमद साफ़ी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि सरकारें जनता को भरोसे में नहीं ले पाई और इसीलिए लोग वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। और वहीं सऊदी में हर किसी को वैक्सीन लग रही है, वह भी फाइजर की वैक्सीन लग रही है। सऊदी से अहमद साफ़ी हैं और सऊदी में क्या कुछ चल रहा है ये कह रहे हैं। और आपसा खां कह रही हैं कि आपसा खान कह रही हैं कि बिल्कुल सही पुष्परंजन सर, आप जो कह रहे थे पुष्परंजन जी उसको एंडोर्स कर रही हैं। आपसा खान कह रही हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बद्री विशाल हैं जो कह रहे हैं कि लखनऊ में बैठे बैठे किसी का दर्द क्या मालूम होगा साहब, अगर दर्द महसूस करना है तो अपने आदमियों को कहिए खोए, जो अपने आदमियों को खोए हैं, अपने लोगों को जिनके यहाँ लोग चले गए इस कोरोना काल में, उसके बारे में बोल रहे हैं। बिना दवा, बिना एम्बुलेंस, बिना अस्पताल, बिना ऑक्सीजन, बिना डॉक्टर के खो दिए, उनसे पूछिए। बिल्कुल सही बात है कि जो इसके कारण खोए उनसे आप पूछिए कि कैसे क्या होता है। और भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। मेरे पिताजी, मैंने अपने पिता को, आप सबको पता ही है, मैंने अपने पिता को इसी कोरोना काल में और ऑक्सीजन की कमी, एम्बुलेंस की कमी, डॉक्टर की कमी, इन सब की कमी, हॉस्पिटल में बेड की कमी के कारण मैंने खोया है। तो ये और क्या कहूँ, दूसरों की बात क्या बोलूँ मैं। मेरे भी दसियों पहचान हैं, सब कुछ हैं और दसियों लोग ऐसे हैं जिनके बहुत पहचान हैं, लेकिन उसके बाद लोग इस वक्त अपने ही परिजनों के, अपने दोस्तों के, अपने साथियों के, इन लोगों की
देख रेख नहीं कर पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, उनकी मदद नहीं कर पाए। तो ये, और इसके बाद अगर कोई बोले कि नहीं यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम जो है बहुत ठीक है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल दुरुस्त हैं, अगर कोई कहे तो क्या कहा जाए। यहाँ तो आंखों देखी जो बातें होती हैं, कानों सुनी भी नहीं, आंखों देखी, उन बातों पे अगर भरोसा ना किया जाए तो किस पर भरोसा किया जाए। इसीलिए चर्चा करना लाजिमी है, ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश मॉडल, तो उत्तर प्रदेश मॉडल दिखा तो दीजिए साहब कि क्या है। उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की डेथ हुई है ये तो बता दीजिए, कितने लोग नहीं रहे कोरोना के कारण। तो चर्चा रहेगी, बातें होंगी। इन बातों से अगर कोई कहें कि आप मुंह मोड़ लीजिए, आप चुप हो जाइए, तो संभव नहीं है। मैं तो बात करूंगा ही। विनी कपूर जी बहुत दिनों बाद आई हैं और सुनती भी होंगी, लेकिन एक बार नाराज होकर उन्होंने कहा था कि आप मेरी बातों को नहीं रखते हैं, मेरे कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, इसलिए अब मैं नहीं लिखूंगी। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने, विनी कपूर जी, आपने कमेंट लिखा है और राधे राधे जी लिख रही हैं। राधे राधे जी, राजीव भाई जी, आप तो मेरी बातें नहीं रखते। देखिए फिर अभी लिख रही हैं मेरी बातें नहीं रखते। नहीं, विनी कपूर जी, मैं आपकी बातें रखता हूँ और माफ़ कीजिए, कई बार चर्चा बहुत गंभीर होने लगती है। तमाम साथियों से मैं माफ़ी मांग लेता हूं कई बार कि आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाया। लेकिन अब आपको बताऊं कि अब हम 2 प्रोग्राम कर रहे हैं, एक इस वक्त न्यूज़ पॉइंट और दूसरा प्रोग्राम रात को 9 बजे से 10 बजे तक करते हैं खरी खरी, जहां इसी तरह और इससे भी थोड़ा सा कड़क खरी खरी बातें होती हैं और वो 9 से 10 होती हैं। और मैं चाहूँगा कि उसमें भी आप जुड़िए और आज भी जुड़िए। और आज का जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे पोल खुली है वो हम वहाँ चर्चा करेंगे और काफ़ी वरिष्ठ पत्रकारों की टोली होगी जैसे इस वक्त है, और वैसे ही कुछ और वरिष्ठ पत्रकारों की टोली वहाँ होगी, ग्रुप होगा, उनके विचारों को भी सुनिए। इसलिए 9 बजे से भी आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि उस कार्यक्रम में भी जुड़िए आज ही रात 9 बजे से, जहां हम खोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल। तो ये जरूर आप लोग देखिए उस समय। असलम चिश्ती हैं, तो विनी कपूर जी, आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नाराज़गी दूर हुई होगी और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, अपने विचारों को, अपनी बातों को रखिए। लिख रही होता है तभी ऐसा कर रहे हैं। आशीष मौर्य एग्जिट पोल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एसपी को यानी समाजवादी पार्टी को 292, बीजेपी को 48, बीएसपी को 50 और अदर्स को 13। आशीष मौर्य का ये एग्जिट पोल है कि आने वाले चुनाव में 6 महीने 8 महीने बाद जो चुनाव है उस चुनाव में किसको कितनी सीटें आएंगी। ये हम लोग भी जैसा आप जानते हैं एग्जिट पोल लाते हैं, ओपिनियन पोल लाते हैं, और चूंकि उत्तर प्रदेश बिल्कुल पास का स्टेट है और उस पर भी हमारी टीम जो है काम कर रही है। आने वाले समय में लोकप्रियता को लेकर के, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर के ऐसे कई सारे एग्जिट पोल आपके सामने हम रखेंगे, कई सारे ओपिनियन आप लोगों के बीच रखेंगे कि लोग इस गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, लोग कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, लोग बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, लोग अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं, प्रियंका गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश को लेकर के हम लोग जरूर करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, बहुत सारी बातें रहेंगी। सुरेश रामचंदानी हमारे साथ बने हुए हैं, बनवारी मीना हमारे साथ बने हुए हैं, सीमा खातून सर बहुत दुख की बात है लिख रही हैं। उसके अलावा जयंत सिंह भी जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल आर नेसेसरी नॉट रिलीजन। बिल्कुल सही बात है, धर्म से ज़्यादा ज़रूरी है अस्पताल, कॉलेज, स्कूल ये सब बनाना, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल हो, बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले, अस्पताल हो, ये उनका कहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सैयद मेराजुद्दीन काजी भी हैं जो कह रहे हैं ऐसे ही गुजरात मॉडल की झूठी चर्चा की गई थी। बिल्कुल सही, वही बात हम कह रहे हैं। आप यूपी मॉडल कीजिए, गुजरात मॉडल कीजिए या किसी और मॉडल की बात कीजिए, हमें मॉडल नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल काम चाहिए। आप काम करके दीजिए ना, आप काम कीजिए, अगर तारीफ की बात होगी तारीफ करेंगे, अगर तारीफ नहीं होगी, अगर वहाँ खामियां हैं तो खामियों की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ बैठ करके आपकी बुराई ही करें। आप कुछ अच्छा काम करके दिखाइए, ज़रूर अच्छाई वाली बात होगी। आपने अच्छा काम ये किया कि आप बिल्कुल कुर्सी से चिपक गए, आपने अच्छा काम ये किया कि और लोगों को जो भेजा जा रहा था वहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको ना बनने दिया और आप खुद बैठ गए। तो ये अगर आपकी तरफ से ये अच्छी बात थी तो हम ये भी सामने रख रहे हैं कि ये उन्होंने किया है, ये योगी आदित्यनाथ ने किया है और वो हम आपके सामने रख रहे हैं।
विनय कुमार, सैयद मेराजुद्दीन काजी, बिल्कुल जफरान अंसारी भी हमारे साथ, पप्पू प्यारे लाल हमारे साथ में, राजा अली, जयंत सिंह, अरविंद सिकरीवाल हमारे साथ में हैं जो कह रहे हैं कि योगी और मोदी दोनों इस देश के लिए ज़रूरी हैं। कुंदन बिहारी, राजीव सर जी, महंगाई कब कम होगी पूछ रहे हैं, इस पर भी चर्चा कीजिए। महंगाई तो सातवें आसमान पर है और क्या चर्चा करें इस पर। जब चर्चा करते हैं तो जेब की तरफ ध्यान चला जाता है कि अरे कुछ खरीदना है, अब तो पहले 100 में खरीदते थे तेल, अब 200 रुपये में खरीदना होगा। और सरसों का तेल वो आप जानते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी होता है बाकी तेलों से, और सरसों अब के तेल की कीमत कितनी हो गई है, तो जेब जो है उधर ध्यान न जाए, इसलिए महंगाई पे बात करने से बचता हूं दोस्तों। महंगाई पे बात करूंगा तो फिर चिंता होने लगती है, आप माथे पे शिकन देखेंगे कि अरे 3 त्योरियां चढ़ गई। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उन बातों से थोड़ा बचा जाए। क्या करेंगे हम लोग, कितना कोसेंगे इस सरकार को, इस सिस्टम को, जिसको भी कह लीजिए। बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी के लोग हैं वो कहते हैं सिस्टम खराब है, सरकार खराब नहीं है। चलिए आप जैसा मानते हैं वही कह लें, सिस्टम को चलाता कौन है, उस पर भी तो बात होगी। तो बहुत सारी बातें रहती हैं। मनीष प्रियंकर भी हैं, रंजन जी बहुत गुण गाया योगी का, प्लीज़ योगी किसको कहते हैं, कैन यू एक्सप्लेन, इफ नॉट देन यू आर अ बिग स्पून कह रहे हैं। अब क्या बोलूं अब क्या बोलूं जी बिल्कुल सही बात गुनगाया। और योगी क्या कहते हैं अब आप ही बता दीजिए, आप लिख दीजिए तो मैं जरूर पढ़ दूंगा, मुझे नहीं पता। मैं तो एक मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहा हूँ, एक सरकार की पूरा नाथ संप्रदाय पे किताबों का सीरीज है मेरे पास। मठ में हूँ, ना मठाधीश हूँ, ना मठ का पुजारी हूँ, ना मठ का शागिर्द। नहीं, मैं तो उस मठ में जाता रहा हूँ और चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन उस मठ में मैं जाता रहा हूँ, उस मठ में मैं जाता रहा हूँ, और उस मठ से लिंक नेपाल में जहाँ जो चीज हुआ है उसके लिए जो आपको अलग से राजीव जी प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन वही है ना कि अकल बड़ी या भैंस, मैं क्या समझा रहा हूँ और वो क्या समझ रहे हैं, उसको बड़ी मुश्किल है, मैं बीन बजा नहीं सकता मैं ज्यादा। खैर, मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, इस समय जो चल रहा है उसमें लग रहा है राजीव जी की सीधा सीधा ये शतरथ की राजनीति है ना, ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान करने वाली है। किसी समय कांग्रेस को भी ये अहंकार हो गया था, तो 2 छत्रक थे, ममता बनर्जी और शरद पवार। इन दोनों ने अलग अलग पार्टियां बना ली और फिर उसका क्या परिणाम हुआ सबके सामने है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग हो रहा है, मोदी जी इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें योगी जी बड़ा खेल आगे चल के कर सकते हैं चुनाव के बाद में। चुनाव से पहले तो जिस खेल की चर्चा हम लोग बार बार कर रहे थे वो काफी कुछ तो हुआ, अपने आप में होगा। आने वाले दिनों में पूरी रणनीति अपना तैयार कर चुके हैं, वो बेस उनका बना हुआ है। वो आरएसएस के भरोसे चुनाव नहीं लड़ने वाले, या मोदी जी के चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ने वाले। महंत जी जो है अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ेंगे और उसमें धर्म की पूरी भूमिका होगी। मैंने एक बार कहा था ना बीच में कि भगवान राम भी चुनाव लड़ेंगे इस पर उत्तर प्रदेश में। ये सारा परिदृश्य बनता जा रहा है और बनेगा आगे चल के। मगर जो आगे चल के जो चीजें दिख रही हैं वो ये कि मोदी जी इसे टॉलरेट करेंगे चुपचाप बैठ के दिल्ली में, मुझे नहीं लगता है। मोदी जी का जो अपना तेवर है, जो अपना इनटॉलरेंस है, वो कभी भी उससे बर्दाश्त करेंगे अपने सामने वाले को, वो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ न कुछ बुनेंगे और उसमें अमित शाह दोनों मिल के बुनेंगे। तो ये टकराव बढ़नी है। इस टकराव का नतीजा ये होगा कि एक और बीजेपी में एक बड़ी फाड़ होने वाली है आने वाले दिनों में। जैसे होता है ना कि ये रक्त बीज पैदा करना, ये राजनीति का रक्त बीज पैदा होना है आज नहीं तो कल, और उसमें बिखराव जो धीरे धीरे शुरू होगी वो उत्तर प्रदेश से उससे शुरू होना है। ये मेरा असेसमेंट है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मेरा असेसमेंट जी। तो समय खत्म हो चुका है। बहुत सारे दोस्त जो हैं कमेंट कर रहे हैं लगातार। आशीष मौर्य लिख रहे हैं कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय चाहिए। सुरेंद्र कुमार भी हैं, यूपी में बंगाल की तरह खेला होगा लिख रहे हैं। सीवीएस कुमार कह रहे हैं कि बीबीसी ने योगी के घर जाकर देखा कि पिता घास काट रहे हैं हाथ की मशीन से। प्रदीप कुमार लिख रहे हैं कि योगी को हटाना नामुमकिन है। अपनी अपनी बातें हैं सबकी। अली अशरफ कह रहे हैं वेरी गुड जॉब सर, थैंक्स, आप सबको सलाम है। सीमा खातून जय बैलेट लिख रही हैं। देवेंद्र चटर्जी किसी भी एंगल से योगी नहीं लगते हैं, दादा लगते हैं। सीमा खातून जय कांग्रेस कर रही हैं। शहीद शाहिद आलम भगवान राम के राज्य में रावण है कह रहे हैं। और असलम चिश्ती का कहना है कि चारों तरफ अंधेरे को बादल छाए हैं, धैर्य रखना चाहिए, अहंकार और तानाशाही का अंत होगा। अफसोस इस बात का है कि देश के युवाओं का विवेक शून्य बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। और
दलित और बनना फ्रॉम कुवैत कह रहे हैं ओनली योगी जी 2022 में ओनली योगी जी के अनुसार जो गणेश सप्रोता भी हैं, कह रहे हैं गुजरात मॉडल सर ट्रंप के आगमन पर अहमदाबाद के झुग्गी झोपड़ी को छिपाने की कोशिश हुई, आप देख ही रहे हैं। फिर तमीम अंसारी सऊदी अरबिया से, मोहम्मद मुबारक, सोहेल खान, राजा अली, सैयद मिराजुद्दीन काजी, फिर उसके अलावा वासिफ राजा खान भी हमारे साथ में, राम किशोर, फिर हिमांशु यादव, संजय सिंह का कहना है आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा बीजेपी के बंटवारे का। संजय सिंह भी बीजेपी के बड़े उनको आलोचना पसंद नहीं आ रही है, माफी हम चाहूँगा संजय सिंह जी की आपको आलोचना पसंद नहीं आ रही है, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो दोनों बातें रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें बंटवारा फूट आप देख लो। एक बात संजय सिंह जी आपके लिए कहते हैं क्या बंटवारा अभी नहीं हुआ था, लाल कृष्ण अडवाणी जी कहाँ चले गए, यशवंत सिन्हा जी कहाँ चले गए, बंटवारा नहीं तो क्या, बहुत सारे नाम हैं, मैं कभी दो नाम ही आपको बंटवारा नहीं है तो क्या, अलग पार्टी बना करके बीजेपी आने वाले समय में और ये हमेशा हर बार बंटवारा हुआ, समाजवादी पार्टी में भी बंटवारा हुआ और इस पार्टी में भी बंटवारा होता रहा है बीजेपी। तो इसलिए ये सारी चीजें चलती है। रंजीत भांजदेव ये भी हमारे साथ हैं, आशीष मौर्य भी हैं, राजा अली हैं, सोहेल खान हैं। दोस्तों अब समय हो गया है इस कार्यक्रम को खत्म करने का और रात 9 बजे फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और उसमें आपको जैसा पहले ही बताया कि उसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसके इर्द गिर्द तमाम मुख्यमंत्रियों की चर्चा भी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या कुछ चल रहा है इस पर चर्चा, प्रधानमंत्री पर अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम को जरूर देखिए। उस कार्यक्रम में बहुत सारे साथी भी जुड़ेंगे अलग अलग मंचों से और वरिष्ठ पत्रकारों की टोली होगी, तो उस कार्यक्रम को देखिए रात 9 बजे से। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े रहे हमारे जरूर और बहुत धन्यवाद। अमलेंदु जी सदाबहार हैं, जिस भी विषय पे बोलिए वह बिल्कुल धारा प्रवाह बोलते हैं, कोई फिक्र नहीं होती। तो अमलेंदु जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हमारे साथ। और धारा प्रवाह लिखने वाले हमारे तमाम साथी जो अपनी बातों को लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ सोचे समझे जो लिखना है लिखते हैं। और यही मैं चाहता भी हूं कि आप चाहे हमारे इस कार्यक्रम के पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, हमारी बातों से आप इत्तेफाक रखें या न रखें, सहमति आपकी बने न बने, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और आपकी बातों को हम रखेंगे। हमें आपकी बातें बुरी नहीं लगती हैं। सिर्फ माफी इसलिए चाहता हूं कि अगर कई लोगों की बातें हम यहां तक नहीं, आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जैसे विनी कपूर जी जुड़ी हैं आज और लिख भी रही हैं, अच्छा लग रहा है कि विनी जी लिख रही हैं। आदित्य वीर हैं जो लिख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स शुड आल्सो बी कैंसिल्ड, लिख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी कैंसिल होना चाहिए। सीमा खातून थैंक्स कह रही हैं। मोहम्मद मुबारक हैं। फहीम शाह खान कह रहे हैं राजीव जी देश की समस्याओं पर बहस होनी चाहिए कि इसने देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। आपसा खान अब सही आ रही है कह रहे हैं। श्रेया सैनी भी हैं। अब्दुल रहमान, तमाम साथियों अब आपका इंतजार रहेगा रात 9 बजे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़िए हमारे साथ, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए और देखते रहिए डीबी लाइव। फिर मिलेंगे रात 9 बजे। नमस्कार।